दोस्तों कुछ ही दिनों में हमारे देश का इनकम टैक्स का बजट आने वाला है और एज टैक्स पेयर्स और इंडिविजुअल्स हम फाइनेंस मिनिस्टर से कुछ अच्छा जरूर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इस बार, ताकि हर आम आदमी के हित में हो ये बजट। आने वाले बजट से उनका काफी टैक्स बचे, तो ऐसे मेजर्स की हम एक्सपेक्ट जरूर कर रहे होंगे अपने फाइनेंस मिनिस्टर से। तो कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिनका हमें बेसब्री से इंतजार है, इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे ही चेंजेस के बारे में, टैक्स पेयर फ्रेंडली चेंजेस के बारे में, जिससे हर आम आदमी जो इनकम टैक्स भरता है वो काफी हद तक अपना टैक्स बचा सके। फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। तो आइए दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्सेशन ऑन इक्विटी फंड्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हो और उसकी होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज्यादा रहती है, तब बेचने के टाइम पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी रखने पे बेचने पर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट, अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हो 2 साल ज्यादा रखने के बाद में, तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। उसी तरह डेट म्यूचुअल फंड्स पे भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, अगर आप उसे 3 साल से ज्यादा अपने पास रखते हो तो। लेकिन जो लोग इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। पिछले साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटीज और इक्विटी फंड्स पे एग्जम्प्ट था, टोटली एग्जम्प्ट था, कोई भी टैक्स नहीं लगता था। पर पिछले साल से इक्विटीज इन्वेस्टमेंट, इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, 1 लाख से ज्यादा आपका प्रॉफिट होता है, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के अंदर में। इक्विटीज की होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा अगर होती है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर में आता है। पर आश्चर्य की बात यह है, इक्विटीज पे और इक्विटी फंड्स पे आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। तो हम अपने फाइनेंस मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले बजट में इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, सौतेला व्यवहार नहीं रखिएगा जो लोग इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ में, और इक्विटीज में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट जरूर दीजिएगा। इससे उनका टैक्स काफी हद तक कम हो सकेगा। दूसरा, हम बात करेंगे दोस्तों एनपीएस के बारे में। जैसा आप लोग जानते हैं, एनपीएस टायर 1 अकाउंट होता है और एनपीएस टायर 2 अकाउंट होता है। टायर 1 में आप 80C में 1.5 लाख की जो लिमिट है उसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, और टायर 2 में जो एडिशनल डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है। जो जनरल लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं या जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, उन लोगों को टायर 2 का इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी हम अपने फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि टायर 2 में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको भी आप डिडक्शन जरूर दीजिए। सौतेला व्यवहार उनके साथ में मत करिए, हमारी रिक्वेस्ट है, आप उनको भी एनपीएस टायर 2 का बेनिफिट दीजिए। तीसरा बात करेंगे दोस्तों डिविडेंड्स के बारे में। पिछले साल से डिविडेंड्स पे भी टैक्स पेयर के हाथ में टैक्स लगने लग गया है। उससे पहले कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देती थी, टैक्स पेयर्स को 10 लाख तक का डिविडेंड माफ था, पर अब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है। अब अगर सरकार के नजरिए से बात करें, तो सरकार कंपनी से करीब 25,000 करोड़ टैक्स में वसूलती थी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का। अब यही टैक्स अलग अलग टैक्स पेयर से सरकार वसूल रही है। हम फाइनेंस मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि डिविडेंड्स पे आपको टैक्स नहीं लगाना चाहिए। डिविडेंड पे टैक्स आप कंपनियों पे ही लगाइए, ताकि आम आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, और साथ ही साथ जो 25,000 करोड़ का सरकार को नुकसान हो रहा है, वो टैक्स अगर वापस कंपनीज देने लगेंगी तो वो टैक्स भी सरकार के खाते में ही जाएगा। तो इसमें दोनों का फायदा है, सरकार का भी फायदा है और हर टैक्स पेयर का भी फायदा है। चौथा, हम बात करेंगे दोस्तों उन लोगों के बारे में जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनको एक बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त क्या वो कैपिटल गेन में अपनी इनकम रिपोर्ट करें या बिजनेस से अपनी इनकम रिपोर्ट करें। इस पॉइंट पे इनकम टैक्स लॉ काफी कंफ्यूज्ड है, और टैक्स पेयर को ये समझ में नहीं आता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त वो कहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन से अपनी इनकम दिखाए। कुछ लोग कैपिटल गेन में दिखा देते हैं और कुछ लोग बिजनेस से दिखा देते हैं। यकीन नहीं मानोगे, पिछले साल कई लोगों को जिन्होंने कैपिटल गेन में अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन का इन्वेस्टमेंट दिखाया है, उन लोगों को इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया है कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सही ढंग से नहीं बनाई है, और उनपे काफी मोटी पेनल्टी भी लगाई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हो तो ये एक तरह का बिजनेस है और आपको बिजनेस से अपनी इनकम दिखानी है, और अगर आप 2 करोड़ से ज्यादा सेल परचेज कर लेते हो तो आपको एक सीए सर्टिफाइड टैक्स ऑडिट भी साथ में करना होगा। पर एक्ट में ऐसा कहीं भी क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हम अपने फाइनेंस मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली इस कंफ्यूजन को दूर करिए, एक्ट और रूल्स को चेंज करिए, ताकि हर कोई समझ पाए कि उसको अपना इनकम फ्यूचर एंड ऑप्शन से कहां पे डिक्लेयर करना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए। 5वां सेशन फ्रेंड्स है एन्युटी प्लान के बारे में। दोस्तों, आपके रिटायरमेंट पे जब आपका एन्युटी प्लान मैच्योर होता है, तो आप अपने एन्युटी प्लान का कुछ पोर्शन कम्यूट कर सकते हो और कुछ पोर्शन पेंशन प्लान में
शिफ्ट कर सकते हो। 60% तक अगर आप कम्यूट करते हो तो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है उसका, और बाकी जो पेंशन की तरह आएगा आपको हर साल, वो आपका टैक्सेबल इनकम रहेगा। पर अगर कोई 60% से ज्यादा कम्यूट करता है तो उसको पूरे अमाउंट पे टैक्स भरना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को नुकसान होता है, जो लोग 60% से ज्यादा अपना एन्युटी प्लान रिटायरमेंट पे कम्यूट कर लेते हैं। कम्यूट करने का दोस्तों मतलब हुआ, मान लीजिए आपको रिटायरमेंट पे 100 रुपए मिलेंगे, तो 60 रुपए तक अगर आप कम्यूट करते हो तो आप उस पे इनकम टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो, और बाकी 40 एज पेंशन प्लान आपको हर साल हर महीने मिलेगा। पर अगर आप 61 रुपए से लेके 100 रुपए तक कम्यूट कर लेते हो तो आपको कम्यूट किए हुए पूरे अमाउंट के ऊपर में टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बेनिफिट सबको एक जैसा मिलना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं रखना चाहिए, कोई सौतेला व्यवहार नहीं रखना चाहिए। छठा हम बात करेंगे दोस्तों टैक्स बेनिफिट ऑन व्हीकल परचेज। अगर आप घर लेते हो और वो घर आप लोन पे लेते हो तो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी सरकार ने इनकम टैक्स में बेनिफिट दिया हुआ है। पर अगर आप कोई नॉर्मल 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेते हो तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है अगर आप लोन पे ये 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेते हो। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लोन पे भी हर टैक्स पेयर को बेनिफिट दीजिए, क्योंकि जो ऑटो सेक्टर है उस ऑटो सेक्टर पे अपने इकोनॉमी के कई छोटे बड़े सेक्टर्स डिपेंड करते हैं, और इनकम टैक्स बेनिफिट इन जनरल 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पे मिलने लगेगा तो ऑटो सेक्टर भी बूम पे आएगा, और उसके साथ में जुड़े हुए जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसमें सभी का फायदा होगा और हमारे देश की इकोनॉमी भी बूम करेगी। सातवां फ्रेंड्स हम बात करेंगे पेंशन प्लान्स के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एनपीएस एक तरह का पेंशन प्लान है। तो अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो एनपीएस के टायर 1 में इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, टायर 2 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलता है। लेकिन एनपीएस के अलावा अगर कोई और पेंशन प्लान आप लेते हो तो कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि ये बेनिफिट आप हर पेंशन प्लान होल्डर को दीजिए और सबको एक बराबर ट्रीट करिए। हर कोई जो हाउसिंग लोन लेता है वो 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में बेनिफिट क्लेम कर सकता है इंटरेस्ट पेमेंट का हर साल। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, प्रॉपर्टी के रेट्स आसमान छू रहे हैं। किसी के पास इतना नहीं होता है कि वो डाउन पेमेंट करके इतनी महंगी प्रॉपर्टी अपने और अपने परिवार के लिए खरीदे। तो हर किसी को अपने सपनों का घर खरीदते वक्त लोन जरूर लेना पड़ता है। यहाँ पे एक लिमिट लगा दी गई है, 2 लाख रुपए सालाना का आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। 2 लाख तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इंटरेस्ट पेमेंट का, पर एक्चुअली में जो इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है कई लोगों का वो 2 लाख रुपए से बहुत ज्यादा बनता है और उस पैसे पे कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर से कि इस कैप को, इस लिमिट को हटाइए और जो आदमी जितना इंटरेस्ट दे रहा है उसको उतना इनकम टैक्स में बेनिफिट क्लेम करने दीजिए। या तो आप प्रॉपर्टी के रेट्स कम करिए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करता है, पर इनकम टैक्स का बेनिफिट आप चाहें तो हर टैक्स पेयर को दे सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है ये बेनिफिट जरूर पास ऑन करिए हर टैक्स पेयर को और इस पे कोई लिमिट मत रखिए। 9वां सजेशन है घर के मेंटेनेंस एक्सपेंस को लेके। दोस्तों अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है तो आपको हर साल सेक्शन 24 में 30% का डिडक्शन मिलता है घर के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। चाहे आप खर्चा करो या ना करो, हर साल 30% आप किराए में से माइनस करके अपना हाउस प्रॉपर्टी से इनकम दिखा सकते हो। पर ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिन लोगों ने अपना घर किराए पे दिया हुआ है। मान लीजिए आपका अपना घर है और आप उस घर में रहते हो, तो भी तो आप उस घर के रिपेयर और मेंटेनेंस पे खर्चा कर रहे होगे कि नहीं कर रहे होगे। पर अगर आप अपने घर में रहते हो तो इनकम टैक्स में इस खर्चे का कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी एक भेदभाव सरकार कर रही है अलग अलग लोगों के साथ में। तो हमारी रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर से इस भेदभाव को जितना जल्दी हो सके वो खत्म करें। 10th पॉइंट है दोस्तों एचआरए के ऊपर में। फ्रेंड्स आज किराया भी आसमान छू रहा है। जितना किराया आप देते हो उतना डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? जितना हम किराया दे रहे हैं कम से कम उतना डिडक्शन तो हमारे को इनकम टैक्स में मिलना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं है। सरकार ने कैलकुलेशन दी हुई है और उस कैलकुलेशन के अनुसार ही हमारे को एचआरए का डिडक्शन मिलता है। और जिन लोगों को एचआरए नहीं मिलता है, आप यकीन नहीं करोगे, उनको सिर्फ 5,000 रुपए महीना किराया का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80 जीजी में। 5,000 रुपए महीने में आज कौन से मेट्रो सिटी में या अच्छी सिटी में किराए पे घर मिलता है? ये टैक्स पेयर्स को कोई बताए, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये लिमिट 5,000 की बहुत कम है और हमारी रिक्वेस्ट है कि इस लिमिट को रेंट के प्राइसेस के अनुसार स्ट्रीमलाइन करिए ताकि हर कोई जो किराया दे रहा है वो इसका बेनिफिट उठा सके। 11वां हम बात करेंगे दोस्तों अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में। दोस्तों जिन लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत घर खरीदा है और उस घर को खरीदने के लिए लोन लिया है, उन लोगों को 2 लाख के ऊपर 1.5 लाख का एक एडिशनल
इंटरेस्ट पेमेंट का डिडक्शन मिलता है। पर कंडीशन ये है, आपका जो घर होना चाहिए उसकी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस महंगाई के जमाने में कितने घर 45 लाख से कम में मिल रहे हैं आज। तो ये लिमिट कम से कम 75 लाख की जरूर होनी चाहिए, ताकि हर टैक्स पेयर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंडर में इस 1.5 लाख की एक्स्ट्रा लिमिट का फायदा उठा सके। 12वां हम बात करेंगे दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, न्यू टैक्स रेजिम में ऑल्दो टैक्स के रेट्स कम है, पर आपको कई सारे ऐसे डिडक्शंस हैं जो आप क्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे ओल्ड टैक्स रेजिम में 80C का जो डिडक्शन आप क्लेम करते हो वो न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल नहीं है। हम फाइनेंस मिनिस्टर से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में आप इंश्योरेंस पॉलिसीज का जो डिडक्शन दे रहे थे ओल्ड टैक्स रेजिम में वो जरूर दीजिए। इंश्योरेंस हर किसी के लिए एक फायदे की चीज है, और अगर आप टैक्स डिडक्शन हटा दोगे तो कई लोग जो टैक्स बेनिफिट के लिए सिर्फ इंश्योरेंस लेते थे वो भी लेना बंद कर देंगे। पर हर किसी के जिंदगी में इंश्योरेंस की नेसेसिटी को देखते हुए हमारी रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर से कि आप केवल और केवल इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट को डिडक्शन के तौर पर न्यू टैक्स रेजिम में भी अलाउ करिए। 13th पॉइंट दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को लेके है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन हमारे को सेक्शन 80D में मिलता है। लिमिट कितनी है? अपने परिवार के लिए 25,000 रुपए, अगर आप सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए करते हो तो एडिशनल 50,000 रुपए। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, अगर किसी को अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है तो क्या उसका बिल सिर्फ 25,000 रुपए का आएगा? अगर एक दिन के लिए भी वो भर्ती रहता है तो बिल लाखों में जाता है। ये 25,000 का डिडक्शन किस जमाने का डिडक्शन है? हमारी रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर से कि इस लिमिट को भी बढ़ाइए। 25,000 का जमाना चला गया है। या तो आप हॉस्पिटल में फ्री इलाज मुहैया करवाइए या फिर आप इस डिडक्शन के अमाउंट को बढ़वाइए। ये बाबा आदम के जमाने की लिमिट है। इस लिमिट पर काइंडली थोड़ा ध्यान दीजिए और इसको बढ़वाइए, क्योंकि हमें मालूम है हर हॉस्पिटल पे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, पर जो आपके हाथ में है एटलीस्ट वो तो आप कर ही सकते हो अपनी जनता के फेवर में। 14th पॉइंट है हमारा मटर्निटी एक्सपेंसेस के ऊपर में। जो वर्किंग वुमन है कम से कम उनकी मटर्निटी एक्सपेंसेस फुल्ली डिडक्टिबल होनी चाहिए, जो आज नहीं है। तो हमारी फिर से अपने फाइनेंस मिनिस्टर जी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम वर्किंग वुमन के लिए मटर्निटी पे जो खर्चा लगता है उसको आप फुल्ली डिडक्टिबल बनाइए। और लास्ट में 15th पॉइंट है दोस्तों इंटरेस्ट इनकम ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक का डिडक्शन आज मिलता है इंटरेस्ट का, जो बहुत कम है सीनियर सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीनियर सिटीजन की ज्यादातर सीनियर सिटीजन की कोई भी इनकम नहीं होती है और उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी कमाया हुआ होता है रिटायरमेंट के बाद वो लोग इंटरेस्ट इनकम पर ही निर्भर रहते हैं। तो अगर उस इंटरेस्ट इनकम पे भी आप टैक्स लगाओगे, इतना कम लिमिट रहेगा डिडक्शन का, तो उनको काफी हद तक अपना पैसा टैक्स में दे देना पड़ता है। तो इस लिमिट में तो हमारी गुजारिश है फाइनेंस मिनिस्टर से कि इस लिमिट पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए और इस लिमिट को भी थोड़ा बढ़ाइए ताकि सीनियर सिटीजन इस चेंज का फायदा उठा सके। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ सजेशंस थे फाइनेंस मिनिस्टर के लिए आने वाले इनकम टैक्स बजट के लिए। आशा करता हूं ये वीडियो फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचेगा और वो इन पॉइंट्स पे गहरी चिंतन करके अपने देश के टैक्स पेयर्स के हित में जो चेंजेस लाने हैं वो जरूर लाएंगी।